नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी आ रहा था और माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा-सा टाइम लगा दिया इसके ऊपर वीडियो ले आने के लिए। और मैंने इसीलिए वीडियो नहीं लेके आया क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा क्योंकि कुछ ब्रेकआउट लेवल नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक बड़ा-सा एक लंबा कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना और फाइनली इसको ब्रेकआउट तो किया मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। हमेशा आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा, जब भी कुछ पैटर्न्स बने, उसके ऊपर जब भी कोई ब्रेकआउट कैंडल बने, तो उस ब्रेकआउट के बाद एक कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? उस ब्रेकआउट के ऊपर मार्किंग कर लेना, उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। मगर एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ। बाद में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया और यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कब इसका ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन मिलेगा। जब कन्फर्मेशन मिले तब मैं इसके ऊपर एक एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा जो टारगेट रेशियो रहेगा वो ₹80 के आसपास। तो क्या सचमुच यहाँ पे एंट्री बन सकते हैं? तो उसके लिए आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। तो कंपनी के परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा सेल्स का डेटा में। तो सेल्स देखिए 1400 करोड़ से 1800 करोड़ उसके बाद 2100 करोड़ बना। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़, 116 करोड़, 156 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ सिचुएशन देखने को मिला तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। क्योंकि पब्लिक को उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं मिला, जो उसको कंटिन्यू कर पाए। तो अभी देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे भी एक चीज़ अच्छा लगेगा कि जे कंपनी का जो रिज़र्व है, वो लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, थोड़ा-सा इस बार थोड़ा-सा रिज़र्व कम हुआ, मगर उल्टा कंपनी का जो कर्ज़ा था, बीच में जो 373 करोड़ के आसपास कर्ज़ा लिया गया था, वो कम होकर 280 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब कर्ज़ा भी कम हुआ और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ और उसके साथ-साथ कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो सॉरी इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, कंपनी के जो ट्रेड्स है, वो भी कंपनी को अच्छा खासा मिला है, करीबन 900 करोड़ के आसपास। तो ये सारे पॉइंट पॉजिटिव होने के कारण इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बुलिश फील देखने को मिला और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ज़रूर एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ज़रूर लूँगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो 27% के आसपास गेन मिल सकता है। एक्चुअली एंट्री लेवल से 27% नहीं मिलेगा। एंट्री लेवल्स के ऊपर अगर देखूँ सॉरी एंट्री लेवल्स के ऊपर अगर देखूँ मैं 20% के आसपास रिटर्न मिलेगा। देखिए 20% भी कोई कम नहीं होता है, तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आरबीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इस कंपनी की खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी लगातार एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ रहे थे और फाइनली इसके ऊपर ब्रेक लगा क्योंकि जब फोमो बाइंग हो रहा था तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना थोड़ा-सा रिस्की होगा क्योंकि लगातार वो भागते चले जा रहे थे। यहाँ पे एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ था। पैटर्न कुछ इस तरीके से कब बना था उसके बाद मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए था। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद में ट्रेड लेता मगर यहाँ पे कोई हैंडल बना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया और अगर आप इस चीज़ को भी अगर कप विद हैंडल पैटर्न्स के हिसाब से देखें, मान के चलिए अपनी ग्रीन कैंडल के हिसाब से आपने सोचा कि ग्रीन कैंडल के हिसाब से मैंने कप विद हैंडल पैटर्न्स चेकआउट करूँगा। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे भी जो रेंज बना था, जो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना था, फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो सोचिएगा अभी फ़िलहाल के लिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, तो इस जगह पे एंट्री लेना थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन होगा। क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ, जब भी कोई शेयर फोमो बाइंग्स के हिसाब से लगातार बढ़ते चले जा रहा है कि गवर्नमेंट अनाउंसमेंट क्या है कि रेलवे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट मिलेगा। तो प्रोजेक्ट मिलेगा इसको सुनते ही शेयर में इतना बड़ा मैसिव जंप हुआ। तो प्रोजेक्ट अभी तक मिला नहीं। मिलने के बाद इसको काम करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी को प्रॉफ़िट दिखाना पड़ेगा। तब इस कंपनी का शेयर अगर भागता तो मैं एक पॉज़िटिव सेंटिमेंट के हिसाब से काम करता। तो अभी एक फोमो बाइंग देखने को मिला क्योंकि मार्केट में अभी यही सिचुएशन देखने को मिला है कि हमेशा कुछ न्यूज़ आए तो उस कंपनी के ऊपर एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। जैसे उस टाइम रिलायंस ने आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर निवेश करने के लिए अनाउंसमेंट किया था, एक दिन में 20% का जंप देखने को मिला। तो कहने का मतलब है, अभी मार्केट जो है, वो कुछ फोमो बाइंग जैसे काम कर रहा है। तो उस बेसिस को आपको अवॉइड करना है।
उस सिचुएशन से आपको दूर रहना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाएँगे। तो कंपनीज़ के ऊपर क्या सही में परफ़ॉर्मेंस अच्छा है? मान ही लेता हूँ कंपनी के सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। मगर एस्टीमेट के हिसाब से बात करूँ तो एस्टीमेट कंपनी बीट नहीं कर पाया। जैसे पिछले साल में जो सेल्स था, इस साल सेल्स चलो थोड़ा-सा बढ़ा। थोड़ा-सा मतलब सिर्फ 5 करोड़ के आस-पास ज़्यादा हुआ, 5 करोड़। और पिछले क्वार्टर की तुलना से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो बिग एक एस्टीमेट मिसिंग हो चुके हैं। और एक्सपेंस को मिटाने के बाद, सेल्स को करने के बाद, सब कुछ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट सब कुछ देने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, 380 करोड़ से 390 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, वो कुछ पॉजिटिव में तो है, मगर उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल नहीं है। तो सोचिए जब प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उतना हाई ग्रोथ नहीं है और शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से जब भी कुछ सिचुएशन दिखे दूसरे कंपनी के ऊपर, तो आप अलर्ट हो जाना कि वहाँ से करेक्शन होने का चांसेस भी देखने को मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर भी देखिए उतना ज़्यादा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी का हालत ही इससे होता है, जब भागना स्टार्ट करते हैं तो रॉकेट की तरह भागता है। जैसे आईआरसीटीसी में क्या हुआ था? रॉकेट जैसा भाग रहा था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। तो इसी तरीके से आरबीएनएल, आईआरएफसी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको प्रॉफिट तो देंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको जब-जब ट्रेड बनेगा तो एज़ ए पैटर्न्स को यूज़ करके काम करना। एज़ ए कोई भी रूल्स को फॉलो करके काम करना। जैसे देखिए यहाँ पे पैटर्न बना था, कप विथ 100 पैटर्न्स, तो ईज़िली वो टारगेट को अचीव किया। तो जब भी कोई पैटर्न्स बने, तो उस पैटर्न्स को फॉलो करके काम करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी जगह पे आप एंट्री ले लेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। जैसे फिलहाल के लिए जो सिचुएशन आप देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में कमियाँ हो रहा है। तो आप कहेंगे सर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन कहाँ पे है? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस टाइम में कंपनी इस खराब टाइम में भी कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद के प्रोसेसिंग के ऊपर लगा चुके हैं। मतलब खुद का जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, उस प्रोसेसिंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट है, वो इस बार कंपनी 139 करोड़ के आसपास दिया, जो आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के देखिए बोरिंग्स भी कम हुआ, कंपनीज़ के रिज़र्व भी लगातार बढ़ते चले गए और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी की इतनी खराब टाइम में भी कंपनी कैश फ्लो को नेगेटिव में नहीं लेके गया। कंटिन्यूअसली कैश फ्लो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स इसका इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं। अभी अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के सिचुएशन का, तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कंपनी के ऊपर अगर रिज़ल्ट कम आए मतलब पिछले क्वार्टर की तुलना से कम आए, तो आपको इस कंपनी को नेगेटिव के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ खराबी नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, पूरा का पूरा सेक्टर में केमिकल का डिमांड कम हुआ है, जिसके चलते इस कंपनी का भी हालत बिगड़ चुके हैं। क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, एक छोटा-सा कंपनी है, अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास है। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, जब मार्केट में प्रेशर होते हैं, तो उसके कारण भी गिरते हैं और टोटल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो उसके कारण भी गिर रहा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, तो फाइनली यहाँ पे क्या बना? शोल्डर कम हेड कम सॉरी कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। तो कप के बाद एक हैंडल बना। देखिए, कप को मैं हमेशा लोअर साइड को मार्किंग करता हूँ और उसको अगर टच करे तो उस पैटर्न को मैं कैंसल कर देता हूँ। उसको टच नहीं किया, रिवर्सल किया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट के हिसाब से चल रहा है। हाँ, अगर यहाँ पे गिरते-गिरते या इस रेंज तक आए, तो मैं कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक बाइंग रेंज बना हुआ था। यहाँ पे जो बाइंग रेंज 20% के ऊपर बना हुआ था, इस लेवल को जब भी एंट्री लेंगे, जब भी टच करेंगे, तब मैं और एक मतलब एंट्री फ्रेश एंट्री यहाँ पे और एक बार लेने वाला हूँ। तो पहले मेरा एक एंट्री लेवल यहाँ पे है, जो मेरा टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 1800 के आसपास, जो मैं लेकर कंटिन्यू करूँगा। जो मेरा टारगेट निकल के आएँगे करीबन 16% के आसपास। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आप क्या राय रखे हैं ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये वीडियो सारे के सारे अपडेट जो है वो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ, तो इस कंपनी एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
कंपनी इसके ऊपर जल्द से जल्द अपडेट आने वाला है और वो अपडेट क्या होगा कंपनी का स्प्लिट का 4:1 का कंपनी स्प्लिट देने वाला है। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ बोनस देने वाला है। मतलब हर एक के बदले आपको 4 शेयर मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको कंपनी के ऊपर इंतज़ार करना पड़ेगा। जब डेटा आएगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।